Let's go across to our old friend, Mr. Sanjay Thakur. Sanjay Thakur साहब of the BJP. ठाकुर साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम। कैसे हैं सर? जय सिया राम। ठाकुर साहब आपको मुबारक हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस। लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें भारत का जीडीपी 8.4% से ग्रो किया है। 8.4%। पूरी दुनिया अचंभित हो गई है, आश्चर्यचकित हो गई है कि ये क्या हो गया। 8.4% सर, मतलब माने रखता है। दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, दिस इज अ मिरेकल। मैन्युफैक्चरिंग इज अप, retail is up, textile is up. What is going on here? Which means the Indian economy has turned the corner. It is now the fastest growing large economy in the world. और जो हम पहले यहाँ पे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा अगस्त सितंबर तक ही we will become the fourth largest economy in the world. मुझको ऐसा लगता है। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी बधाई के साथ आपको ये कहूंगा कि ईश्वर आपके मुंह में हमेशा घी और शक्कर रखें। क्या बात है साहब, मतलब पूरा मुझको डायबिटीज का मरीज बनाना है आपको। वेरी गुड। चलिए, आप जैसे दोस्त हो तो आदमी जाएगा कहाँ? प्लीज, आई वाज जोकिंग सर, बोलिए बोलिए। तो जो रफ्तार आप बता रहे हैं यही रफ्तार बनी रहे बजाज साहब, बनी रहेगी। लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी, 2014 के पहले तक इस देश में पूरी तरह से पॉलिसी पैरालिसिस था। कोई भी डिसीजन नहीं हो रहे थे, कोई काम नहीं हो रहा था, सरकारें आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। पूरी दुनिया के नक्शे पे जो बड़े बड़े सबसे बड़े घोटालों के नाम आ रहे थे, उन घोटालों की आवाज हिंदुस्तान की तरफ से उंगली उठा के दिखा रही थी कि ये सब यहाँ हो रहा है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से काम शुरू हुए, और ये जो मजाक उड़ा रहे थे ना लोग, मेक इन इंडिया जब कैंपेन चल रहा था तो लोग हमारे शेर का मजाक उड़ा रहे थे जो जगह जगह पे सिंबॉलिक लगाया गया था। बजाज साहब, इंप्लीमेंटेशन जब होगा, काम जब होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, देश हित की बातें होंगी, देश के लिए जीने मरने वाले लोग, देश के लिए सोचने वाले लोग, और देश ही जिनके लिए सर्वोपर ये सब कुछ है, ऐसे लोग आएंगे तो ऐसे चमत्कार तो होंगे ही। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बताने वाले लोग फेल हो गए हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस तरह की बातें करने वालों को अब खुद कोई स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं आ रहा है, कोई गणित समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं उन सारे लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि उसकी सीधी सी गणित है, ईमानदारी, 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 देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति। और इसी जज्बे के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम जिस तरह से काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट को कम करने का टारगेट करके इंपोर्ट को बढ़ाने का जो टारगेट रखा गया है, और इन सब चीजों में हम लोगों को कमोबेश। सर उल्टा बोल गए आप, उल्टा बोल गए, उल्टा बोल गए, उल्टा। आप जरा उल्टा बोल गए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने और इंपोर्ट को कम करने का टारगेट दिया गया है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। अच्छा, शायद मैं गलत कह गया। करेक्ट। वही नहीं कोई बात। इंपोर्ट को कम करके जी एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम किया गया है, बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। सर फॉर द फर्स्ट टाइम इन years, एंड प्रदीप जी, मेरे लिए, फॉर मी, this is amazing news. Let me tell you this. If you look at the statistics with regard to textiles, for the first time in I think 25 years, 25 साल में पहली बार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ शो करी है सर। Textile has shown growth. The entire textile industry had moved to Bangladesh and to China. For the first time, Indian textiles have actually shown growth. I think that is the biggest story here, because I'll tell you why. Please hear me out, Sanjay Thakur साहब। एक जमाना था टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स यूज्ड टू राइवल आवर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। जो डिजिटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट था और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो था वो तकरीबन आसपास हुआ करता था। Then suddenly textiles came down because of some skewed policies. और वो पॉलिसी क्यों बनाई गई?
उसके ऊपर कभी और डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, और वो जान के किया गया। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम सच अ थिंग हैज हैपेंड। संजय ठाकुर साहब, हाँ, बिल्कुल ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी थी टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो बीमारू हो गई, बंद पड़ गई। ये जो भाषण देते हैं लोग, इनको ये समझ नहीं, जो समझ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है कि किसी भी एक सेक्टर में जब हम बूम लाते हैं तो उससे कितने सेक्टर्स को फायदा होता है। और बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश वो पूरी दुनिया का लीडर बन गया, और भारत जैसा देश जिसमें इतनी संभावनाएं थी, उसको इस तरह की पॉलिसीज बना दी गई कि बिल्कुल से बुरी हालात में आ गया। तो मैंने यही कहा कि जब आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी, या जब आप अपने देश के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, और अपने देश के परिप्रेक्ष्य में न सोचकर दुनिया के दूसरे परिप्रेक्ष्य में सोच के दूसरे लोगों के बारे में ही सोचेंगे, तो इस तरह की बातें तो स्वाभाविक थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है कुछ। अब जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं जी, तो इसका एक सिस्टम है, इसका एक चेन है, जो मैन्युफैक्चरिंग से लेके एम्प्लॉयमेंट से लेके एग्रीकल्चर तक, इन सारी चीजों का कनेक्शन है वजह साहब जी। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने इन्हीं चीजों को समझने में बहुत बड़ी भूल की थी, और उसी का खामियाजा ये देश भुगत रहा था। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और 2014 में इस देश की सरकार बदली। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक उपहार के रूप में भारत देश की जनता को प्रधानमंत्री के रूप में मिले। भारत की जनता ने उनको खूब अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, और उन्होंने उस आशीर्वाद और प्यार के बदले अपना दिन रात एक करके पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारत की प्रगति के लिए सम्मान, पीएम किसान सम्मान, मोदी जी का गारंटी, मोदी जी बोल रहे पूरी होने वाली गारंटी। 21,000 करोड़ किसान सम्मान टू 9 करोड़ फार्मर्स। आज के बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स मोदी साहब के, दिस इज इंप्रेसिव, एब्सोल्युटली इंप्रेसिव। बट राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी जी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी कांग्रेस गारंटी। बोले कि आज ही के दिन 2008 में किसान कर्ज माफी 72,000 करोड़ कर्ज माफी कांग्रेस ने किया था। आज किसान दिल्ली के सड़क बॉर्डर पर आके आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और यही सरकार है कि उनके रास्ते पर किले बिछाए हुए हैं। तो दिस गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड न्याय, जस्टिस टू दिस किसान। तो उनका कहना है राहुल गांधी जी कांग्रेस गारंटी इज अ गारंटी व्हाट द फार्मर्स नीड। 72,000 करोड़ किसान कर्ज वेवर, ये वो बात है जो मोदी गवर्नमेंट कर नहीं पाई। तो हाउ डू यू सी दैट? हाउ डू यू सी राहुल गांधी कंपैरिजन? आपके साथी बहुत विद्वान है इस मामले में, जो आपके साथ बैठे, वो जानते हैं कि वो कर्ज माफी ही 70 करोड़ से भी कम की थी, और वो कर्ज माफी किसानों के लिए नहीं थी। जो इनके कोऑपरेटिव जाइंट्स थे, इनके जो इनके बिचौलिए दलाल नेता बैठे हुए थे, वो कर्ज माफी उनके लिए की गई थी। और उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, उस वक्त की एनसीपी शरद पवार जी की सरकार पे इसके खिलाफ व्हाइट पेपर लाने की बात की थी जी। देखिए, ये झूठ बोलते हैं। मैं तो आज की बात बता रहा हूं, आप तो ये तो बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, 2009 की बताएंगे, 2006 की बताएंगे, 2004 की बताएंगे। मैं आज की बात बता रहा हूं। आज ही प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 4,700 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे हैं। और आंकड़ा आप ही बता रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है हमारा इस कार्यक्रम के मामले में। तो किसानों, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे विधवा हो, चाहे महिला हो, इनको राहुल गांधी को कोई बताता ही नहीं कि जब भारत सरकार ये कहती है कि हम लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं कोविड के बाद से, तभी भी हम 80 करोड़ लोगों को बेनिफिशियरी नहीं गिनते। नाम्बियार साहब, आज आपको आंकड़ा दे रहा हूं, लगभग 9.7 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिनके घर में जल पहुंचाया, जिनके घर में बिजली पहुंचाई, जिनके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुंचाया, जिनके घर में विधवा पेंशन पहुंचाई, जिनको घर मकान, मुफ्त मकान आवंटित हुए, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 करोड़ के 10 साल में 10 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ में, उनके जीवन यापन के साथ में
जीवन स्तर को बढ़ा के वो अपने परिवार को आगे के स्तर पर कैसे लेके जा सके, उस सरकार ने जितना काम किया हो, तो ये सारे जब काम होते हैं तो इसका फायदा किसको होता है? लेकिन नहीं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारा एक टूल किट है। जब नरेंद्र मोदी जी का चुनाव नजदीक आता है तो कुछ मुट्ठी भर संगठन जो पूरी तरह से प्रायोजित होते हैं उनको बिठा दिया जाता है। एक तरफ वो इनका स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं और दूसरी तरफ ये उसी स्क्रिप्ट से जोड़ के देश में घूम घूम के भाषण किया करते हैं। मुझे तरस लेकिन एक चीज है प्रदीप जी, एक सेकंड, संजय ठाकुर साहब, एक चीज तो माननी पड़ेगी, भले जो मर्जी कह लीजिए, बहुत बड़ा देश है सर, 150 करोड़ का देश है। अब तो लोग कहते हैं असल में पॉपुलेशन 155 करोड़ है, ऐसा लोग बोलते हैं। I still stick with the figure of 150 crores. It's not 130 crores, 150. यहाँ पर आप जो मर्जी कर लीजिए कम है, लेकिन करिए तो सही, करिए तो सही। संजय ठाकुर साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है, where I appreciate the BJP, is that BJP set टारगेट सेट किया, उस पर काम शुरू हुआ। अब टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, कितना अचीव हुआ, अरे काम तो किया। मेरा यह कहना है सर, 155 करोड़ लोगों का इकट्ठे लाभ करना, उनका उद्धार करना नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, जितने भी लोग हों, एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग। माय पॉइंट इज समथिंग इज गेटिंग डन एंड देयर इज अ टारगेट एंड यू हैव द स्टैटिस्टिक्स फॉर दैट टारगेट। ये देखिए साहब, सामने किया है। मेरा ये कहना है कि जब आपसे ये कहा जाता है, बीजेपी को जब ये कहा जाता है कि भाई साहब आपने कुछ नहीं किया, तो इस विषय के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आपसे जानना चाहता हूं संजय ठाकुर साहब। देखिए बजाज साहब, ऐसा है कि ये कहने वाले लोगों को, मैंने कहा ये तो लोगों का काम है कहना, और खास तौर पे जो लोग विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं और जो अपने आप को इस देश का राजगीर समझते थे, इस देश का सामंत समझते थे, इस देश का मालिक समझते थे, वो लोग 10 साल से सत्ता के बाहर है और आने वाले 25-50 साल तक सत्ता की कोई किरण नजर नहीं आ रही है जी। तो ये लोग तो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि चाहे इस देश में एक टर्मिनोलॉजी है, अभी आप सुन रहे होंगे आए दिनों किसानों के बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल की भी हेल्थ है, इसकी चिंता कौन कर रहा है? अगर आपको चौतरफा चौमुखी विकास करना है, अगर अंत्योदय की कल्पना को प्राप्त करना है, अगर आखिरी मजबूर बैठे हुए इंसान तक आपको अपनी सहायताएं पहुंचानी है, तो इस तरह के कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे जिससे देश के हर तबके को, हर मत को, हर मजहब को उसका लाभ मिले। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो हम टारगेट सेट करते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो टारगेट सेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमूमन भारतीय जनता पार्टी मोर देन 90% उस टारगेट को अचीव कर लेती है। प्रदीप जी, ठाकुर साहब, एक चीज है कि राहुल गांधी जी आज, जो कांग्रेस कहते हैं राहुल गांधी जी जननायक बैठे थे, फॉरेन टेक्नोलॉजी जो कॉर्पोरेट हॉन्चोस है उनके साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और क्रिएटिंग a democratic production economy Rahul Gandhi ji focused on job creation because उनका कहना है कि मोदी जी has failed to create employment। कांग्रेस ने हाईलाइट किया कि बेरोजगारी इस कदर बड़ा है, हरियाणा में एक चपरासी के नौकरी का 12 पोस्ट के लिए 9000 एप्लीकेशन आए और उसमें से बहुत सारे लोग बीटेक एमटेक वाले एडुकेटेड लोग चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई किया। मतलब दिस इज अ हाइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज मोदी मॉडल एंड राहुल गांधी वांट्स टू क्रिएट अ जॉब क्रिएशन बेस्ड इकोनॉमी। फार्मर्स आर बीइंग हैरेस्ड और एमएसएमई से कहा कि एमएसएमई बहुत तकलीफ में है बिकॉज ऑफ पुअर इंप्लीमेंटेड जीएसटी। तो ही हैज हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स। ठाकुर साहब, देखिए ऐसा है नामियार साहब, बोलिए ना, कि इस देश का आम आदमी जिसको जीडीपी नहीं पता है, जिसको इकोनॉमी की सब चीजें इंटीग्रिटीज पता नहीं है, उनको इस तरह के भाषण देके गुमराह करना बहुत आसान है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर एमएसएमई इतना डिफिकल्ट सेक्शन में, इतनी डिफिकल्टी में है, तो आपका जीडीपी ग्रोथ 8.5 तक कैसे जा रहा है? ये तो आप तो मुझसे इस बात को सहमत करेंगे ना कि राहुल गांधी के हिसाब से तो देश खत्म हो चुका है, देश में कुछ बचा ही नहीं है। उसके बावजूद हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए। उसके बावजूद हमारा, जब पूरी दुनिया में रिसेशन है, कोलैप्स हो रहा है, यूएस जैसा देश गिर पड़ रहा है मुंह के बल औंधे, तब हमारी जीडीपी ग्रोथ 8.5 है। तो कौन समझ, और राहुल गांधी को ये पता नहीं है। राहुल गांधी को ये लगता है
कि राहुल गांधी की दादी के जमाने में जिस तरह से भारत में अनपढ़ और निरक्षर लोग थे, आज भी भारत में उसी तरह से अनपढ़ और निरक्षर लोग हैं। राहुल गांधी को यह पता ही नहीं है कि आज का भारत सुशिक्षित है, आज का भारत पढ़ लिख रहा है, और आज के भारत के हाथों में नरेंद्र मोदी जी ने मोबाइल और डेटा कनेक्शन दे दिया है। आज के भारत का नागरिक अपने गांव में बैठ के भी देश में क्या चल रहा है उसको देख रहा है। तो राहुल गांधी के इस झूठ को स्वीकार कौन करेगा? राहुल गांधी के जो मन में आए वो बोले, चुनाव सामने है तो उनको बोलना है। लेकिन आप जैसे लोग जो इस देश में कोई ओपिनियन बना सकते हैं या इस देश को ओपिनियन दे सकते हैं, जो अपनी सहमति या असहमति जता सकते हैं, उनको तो ये पता है ना। आप तो ये स्वीकार करेंगे ना कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। एक उनका पोल प्रोपोगेंडा है ये, उनका इलेक्शन प्रोपोगेंडा है ये, यही तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं आपसे पूछता हूं कि राहुल गांधी के इन भ्रामक प्रचार पे आपकी क्या राय है? क्या आप राहुल गांधी से 5% भी सहमत हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है आपसे। Sir, the manufacturing rate has grown up to 11.6% for the first time in years. इतना आज तक कभी नहीं बढ़ा है. And I have the other figure here. And yes, Pradeep ji, the other thing which has really driven the growth in the GDP is construction. Third quarter of the fiscal year 23-24, which is the last quarter of the year 2023, construction has grown by 8.4%. 11.6% and 8.4%. Now that is huge. That's huge. That is fantastic. Now can you imagine in the construction sector, if you have grown by 8.4%, that means you have created at least 3 crore jobs. Let's be very clear. That is basic. That is basic economics. Economy 101. That's all. I mean, anybody who has read even a textbook of primary school economics would know this. कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब बढ़ता है तब नौकरियां क्रिएट होती हैं। ऐसा होता है साहब, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जब 5% से ऊपर बढ़ता है तो 50 लाख नौकरियां होती है, 6% से होता है तो 75 लाख होती हैं, और उससे जब ज्यादा होता है तो क्वांटम जंप होता है। यहां पर 8.5%, दैट मीन 3 करोड़ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। संजय ठाकुर साहब, प्रसाद साहब, मेरी यही अपेक्षा थी आपसे। मैं यही अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इस तरह से डिबेट में बात करता है तो ये लोग बहुत आसानी से इन चीजों को डिस्कार्ड करने लगते हैं। लेकिन ये यथार्थ सत्य है जो आप कह रहे हैं, यही रियलिटी है। कांग्रेस के नेताओं को ये समझ में ही नहीं आया कि जब हम गरीब का घर बनाते हैं, गरीब के लिए 3 करोड़ घर बनाते हैं प्रदीप साहब, तो उसमें स्टील लगता है, उसमें कंक्रीट लगता है, उसमें सीमेंट लगता है, उसमें लेबर को जॉब मिलती है, स्किल्ड लेबर को जॉब मिलती है, और इससे भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग जब खपत ज्यादा होगी तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी, इससे भी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। ये कांग्रेस के नेताओं को कभी समझ में ही नहीं आया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसका? आपके पास सौभाग्य से एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन बातों को समझते भी हैं और उनकी नियत है देश का। लेकिन यहाँ पर संजय ठाकुर साहब, चलिए ये तो बहुत अच्छा है, आपका रिपोर्ट कार्ड जबरदस्त है। जैसे प्रदीप जी बार बार कहते हैं, इतना इंप्रेसिव रिपोर्ट कार्ड आज तक कभी किसी सरकार का नहीं रहा है। लेकिन आपके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है, अगर आपका रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा है, एक एक चीज इतनी बढ़िया है, और ऊपर से सोने पे सुहागा, मतलब मिरेकल, करिश्मा, मेरी समझ में राम मंदिर बन गया सर, राम मंदिर बन गया, फिर भी आपको बाकी पार्टीज को तोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? आप ये तो बताइए ना। अब हिमाचल प्रदेश में भी आप सरकार गिरा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है सर? ये तो बताएं संजय ठाकुर साहब। नहीं बजाज साहब, देखिए एक बात है, इसको मैं बहुत ईमानदारी से, मैं इसको बहुत ईमानदारी से और बहुत सीरियसली आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस डेमोक्रेसी में अगर कोई सिस्टम चल रहा है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना कि हम सरकारें गिरा रहे हैं, हम सरकारें गिरा नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप से हैरान परेशान कांग्रेस के नेता, जिनको अब ये दिखाई देने लगा है आंख के सामने अंधेरा और अगले 50 सालों तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, तो वहां भगदड़ मची है। क्योंकि इसके बावजूद भी जिन राज्यों में उनके सरकार है वहां पे आज भी उसी तरह का, क्योंकि डिक्टेट ऊपर से आ रहा है और कार्यक्रम उस तरह से चलाए जा रहे हैं। उन पार्टियों के नेताओं को यह पता है कि अगर ये कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहे तो हमारा बंटा ढार होएगा। राहुल गांधी का यह है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अब उन पार्टियों के, उन प्रदेशों में उन नेताओं को डूबने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो लोग भी भारत देश की तरक्की में
अपना सहयोग कर सके, अपना योगदान कर सके। इसलिए जिसकी तरफ वो आशा की नजर से देख रहे हैं, जो ये कर रहा है, उसी से जा जाके मिल के अगर उसके साथ शामिल होना चाहते हैं, तो हम तो हमारे भारतीय हैं, ये हमारे ही लोग हैं, हम इनको छोड़ तो सकते नहीं, डेमोक्रेसी को पैरालाइज होने दे सकते नहीं, वहां पे अफरा तफरी मचने दे सकते नहीं। तो जो करना पड़ेगा वो तो हमको करना पड़ेगा, और वो हम कर रहे हैं। You know, Sanjay Thakur Sahab, you asked us what is Modi ji's report card. We are impressed by the report card. The fifth biggest economy, digital revolution, Article 370 abrogation, creation of Ram Mandir, surgical strike, Balako strike, triple talaq, one nation, one pension, one nation, one tax, Nari Shakti Vandan अधिनियम से लेके जो आपने गरीब कल्याण से सब गिनाए। बट जब राहुल गांधी और कांग्रेस ये आपको पूछते हैं कि 7,000 suicide in 2022 because of financial hardships. Every hour there is a farmer suicide. Every day 40 unemployed people are forced to die. So, you need to have answers for that. It's democracy. अगर कोई मर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने इस चीज को उजागर किया है और खड़गे जी और राहुल गांधी वहां से उठा के ऐसे योर रिपोर्ट कार्ड इज एब्सोल्युटली ये 14, 15, 16 पॉइंट है गरीब कल्याण स्कीम्स का और जो इंटरनेशनल इवेंट्स का इट्स अनबीटेबल। इंडिपेंडेंट इंडिया हैज नेवर सीन अ प्राइम मिनिस्टर सो सक्सेसफुल लाइक नरेंद्र मोदी जी। Achievements absolutely fantastic, but then if farmers are dying, farmers suicide every hour, somebody has to reply. You need to have legitimate reasoning for that. You need to have a proper answer. ठाकुर साहब देखिए नामियार साहब, ये ऐसी दुखद घटनाएं हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता, और जो घटनाएं हैं देश के सामने अब 2022 की, जिस हम सत्य को छुपा नहीं सकते ना। हम 2020-21 में जिस तरह से कोविड की त्रासदी को झेल रहे थे, हम लोग जिस परिस्थिति में थे, अब हम उस सच्चाई को नहीं छुपाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इतना अच्छा रिपोर्ट कार्ड आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे देश की अपोजिशन को आपके किसी भी अच्छी चीज में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। उनको खाली देश का जो ग्रे एरिया होगा, जहां पे प्रॉब्लम होगी, उसी को दुनिया के सामने हाईलाइट करना, यह दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगर वो आंकड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है ना। भारतीय जनता पार्टी उन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना। तो छुपा तो सक ही नहीं सकता। आर्टिकल 370 छुपा कैसे सकते? एब्रोगेशन हुआ है, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट लाया है, कश्मीर में टूरिज्म लेके आया है, कश्मीर इज डेवलप, देयर इज नथिंग टू हाइड। राम मंदिर बनाया है, सबको दिखता है, पुनर्निर्माण 550 साल के बाद, पीपल कैन सी इट। फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, यूनाइटेड नेशंस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इफ यू टॉक अबाउट ट्रिपल तलाक, दिख रहा है। आपने इतने महिलाओं को आजाद किया है अपने गलत कानून के वजह से। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम भले बाद में होने वाले, बट आपका इंटेंशन क्लियर था। तो ऑल दीज थिंग्स आर सीन। ठाकुर साहब, दिस नो बट आप ये बताएं कि राहुल गांधी जी को एक जगह मिला नहीं। हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे बजाज साहब को कि अमेठी से आपने भगा दिया वायनाड में अभी सीपीएम कह रहे हैं कि आप जीतोगे तो यू आर गोइंग टू डिफीट अ सीपीएम कैंडिडेट, गो एंड फाइट द बीजेपी। आखिरकार तेलंगाना में मिलेंगे कि नहीं जगह उनको? राहुल गांधी जी कहां से खड़े रहेंगे वो? देखिए प्रदीप साहब, नाम्बियार साहब, हम लोग तो उनको कहीं से नहीं भगा रहे हैं, उनके कर्म उनको हर जगह से भगा रहे हैं। बताइए, अमेठी से हमने उनको हरा के भगा दिया, वायनाड गए तो वायनाड में तो उनके जो घमंडिया गठबंधन के साथी वही भगा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब हिंदुस्तान में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है? अब कहाँ जाओगे भाई? और आपकी घमंडिया गठबंधन के लोग ही आपको भगा रहे हैं। हमको क्या है, हमारे लिए तो राहुल गांधी बने रहे, सर्वोच्च नेता बने रहे कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद होने तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे ना। हमको क्या फर्क पड़ता है? हम तो चाहते ही है कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। सर, एक हम तो चाहते ही है कि यहाँ से इस प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री बनते ही बजाज साहब, नाम्बियार साहब, सबसे पहले झाड़ू उठाया और इस देश में सफाई, तो जो सफाई सिर्फ कचरा सफाई नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी विचारों की सफाई भी चाहते हैं। और विचारों की सफाई तब होगी जब ये घमंडिया लोग इस गेम से बाहर किए जाएंगे। सर, यहाँ पर एक दुखद खबर है, दुखद, जो आज ही आंकड़े आए हैं और भारत सरकार ने रिलीज किए हैं, जो प्रदीप जी अभी बात कर रहे थे। सर, पिछले साल के आंकड़े आ गए हैं 2023 के। महाराष्ट्र में
2851 किसानों ने आत्महत्या की। 2851। इसका मतलब ये हुआ कि हर रोज 8 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। एवरी डे 8 फार्मर्स। सर बजाज साहब, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। जहां से मेरा माइक चालू, शायद आपके ऑफिस में वहां कोई कुछ बात कर रहा है, काम कर रहा है, वो पूरा आवाज मुझे आ रहा है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। Can we please fix this? This is the last question, sir. आपको लगता नहीं है कि ऑन एन इमरजेंसी बेसिस इस पे काम करना चाहिए किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए? संजय ठाकुर जी। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। और आप यकीन मानिए बजाज साहब कि भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है, भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं, वो सब इस मामले में बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत गंभीरता से चिंतन भी हो रहा है और इस पे उपाय योजना बनाने की भी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के विषय में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं इस मामले में बहुत ज्यादा चिंतित हैं और तरह तरह के प्रोग्राम वो बनाते भी रहते हैं, वो इस तरह के चीजों पे काम भी कर रहे हैं सीरियसली। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा गंभीर है इस विषय पे। लेकिन एक बात और सच्चाई के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी बजाज साहब जी कि कोई जादू की छड़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। जिस तरह से भारत में पॉलिसी पैरालिसिस था, जिस तरह से यहाँ के हालात बिगाड़ के सत्यानाश कर दिए गए थे, उसको सुधारने के लिए दिन रात भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिन रात काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हम लोग इस मामले में भी अवश्य सफल होंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और इस पे पूरी तरह से हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोग इन समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। अरे कभी कभी ठाकुर साहब, मैं और बजाज साहब, हम लोग बजाज साहब से चर्चा करते हैं कि आप पूरे देश चलाने की बात करते हैं। एक मैनेजिंग सोसाइटी, एक सोसाइटी के रीडेवलपमेंट 5 साल में कभी कभी होता नहीं है, अब पूरे देश का खाया पलट 5 साल में इस प्रकार और इस तेजी से हुआ है, वो मानना पड़ेगा। हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। संजय ठाकुर साहब, दी इन्विटेशन टू कम टू आवर ऑफिस स्टैंड्स। आप प्लीज आएं, बीकेसी जब भी आएं तो कृपा करके हमारे दफ्तर भी आएं। बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। आई विल लव टू कम देयर। प्लीज सर, प्लीज। एक दिन आपके स्टूडियो में बैठ के आपके साथ डिबेट करेंगे। दैट वुड बी वंडरफुल, दैट वुड बी एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। संजय ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Well, the BJP is very confident and they have the right to be confident. They've done some very good work, irrespective of whatever anybody might say. लोग चिल्लाते रहें, चीखते रहें, बीजेपी ने काम किया है सब, भले ही आप जो मर्जी कहते रहें। हाँ, there are areas. It's a very big country, प्रदीप जी। It's a big country. बहुत बड़ा देश है सर। As we discuss informally that this achievements. सर जो आपने अभी एग्जाम्पल दिए, सबसे टेलिंग एग्जाम्पल वो है, 8-10 साल लग जाते हैं किसी भी सोसाइटी को ये तय करने में कि कौन सा बिल्डर हम लोग लेंगे अपनी सोसाइटी की रीडेवलपमेंट के लिए। 7-8 साल लग जाते हैं उसमें। यहाँ तो पूरा देश 150 करोड़ लोगों का देश है भाई। राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर बी एन कुमार। मिस्टर बी एन कुमार।